हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यूपीएससी आईएएस 2014 के सॉल्व्ड पेपर। यूपीएससी आईएएस 2014 के सॉल्व्ड पेपर इंडियन पॉलिटी। प्रश्न नंबर 1, कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल सही है। और थर्ड है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये गलत है। नोट, मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। क्या है इसमें राइट आंसर? कि मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ क्या दिया गया है? सचिवालय का कार्य बताया गया है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। ये इसमें रोंग होगा क्योंकि ये वित्त मंत्रालय का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है इसका उल्लेख। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। व्याख्या, भारत में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा में लाया जाता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा या विधानसभा में ही लाने का कारण यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा या विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए, लोक लेखा समिति, बी, प्राक्कलन समिति, सी है सरकारी उपक्रम समिति, डी है याचिका समिति जिसे कमेटी ऑन पिटिशंस भी कहते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा प्राक्कलन समिति। व्याख्या, लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, याचिका समिति में होते हैं 25 और लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की याचिका समिति में 10। इस प्रकार से टोटल 25 मेंबर्स होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। 1974 में ये 22 कर दिए गए थे और उससे पहले 1974 से पहले इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। किसमें? सरकारी उपक्रम समिति में। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर्स होते हैं। वर्ष 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है और सदस्यों का चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत किया गया था। समिति में कुल सदस्य 22 थे लोक लेखा समिति में और 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष संसद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1964 में वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी उपक्रम समिति का पहली बार गठन किया गया था। मूल रूप से इसमें 15 सदस्य थे पहले सरकारी उपक्रम समिति में और 1974 में 22 सदस्य कर दिए गए थे। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। समिति के सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। याचिका समिति विधेयकों पर सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं और आवेदनों पर विचार करती है। दोनों सदनों की अलग अलग याचिका समिति होती है, राज्यसभा और लोकसभा की। लोकसभा की याचिका समिति होती है, 15 सदस्य इसमें होते हैं। राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, 15 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो भी डिस्प्यूट्स है उनका डिसीजन करने की भारत की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। व्याख्या, मूल अधिकारिता का तात्पर्य है कि किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने के संबंध में ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है।
किसको? अन्य न्यायालय को तो नहीं है यह शक्ति, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होने पर एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद। सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च कोर्ट है। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपीली क्षेत्र अधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, रिव्यू करेगा और उसके कानूनी मुद्दे पर दोबारा विचार और जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार परीक्षा आदि रीटों को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता। आर्टिकल 143 143 के तहत जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को एडवाइस देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, किंतु यह सलाह तभी दी जाती है जब राष्ट्रपति सलाह मांगे। सुप्रीम कोर्ट से तभी दी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। अनुच्छेद 124 क्लोज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। वर्तमान में 33 जज हैं और एक सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? कौन सी? फर्स्ट स्टेटमेंट में है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। यस, ये सी रिपोर्ट भेजी जाती है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। किसके संबंध में? राज्यपाल के संबंध में, उसको विवेकाधीन शक्तियां जो भी है उसके बारे में। सेकंड में मंत्रियों की नियुक्ति करना, नहीं, ये रॉन्ग है। थर्ड है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, है, सही है। फोर्थ है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये गलत है। व्याख्या है, अनुच्छेद 356 क्लोज 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है, तो इसमें सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें कि अनुच्छेद 356 क्लोज 1 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए इम्पोज करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है, तो इसमें भी यही दिया गया है स्टेटमेंट 1 में, इसलिए सही हो जाएगा। अगला है आर्टिकल 164 के तहत राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, और आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 166 क्लोज 3 के तहत राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए नियम बनाएगा, लेकिन यह उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। इसलिए सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे।